अब मिड लाइन डायस्टिमा को कैसे मैनेज करेंगे, पेग शेप लैटरल्स, वो चिन्ने चिन्ने से दांत होते हैं ना आगे, उसको आपको कैसे रेस्टोर करना है। मिड डायस्टिमा का मतलब है कि आगे के जो सेंट्रल्स होते हैं ना उसके बीच में जो गैप होता है, जो एक आपका गुड लक चार्म समझते हैं, आपकी दांतों के बीच में जो गैप है, उसको आप डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर से कैसे रेस्टोर करेंगे सो दैट फंक्शन और एस्थेटिक्स दोनों अच्छे रहें। अब अगर आउटलाइन की बात करूंगा ट्रीटमेंट प्लानिंग की, सबसे पहला हर एक स्टेप में ना डेंटिस्ट्री में जब आप कोई भी केस स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग से। अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल है ना, मैंने हर बार बोला है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएट करना है साइज डायस्टिमा का, गैप का शेप कैसा है, कॉन्टूर कैसा है, ऑक्लूजन कैसा है, पेशेंट क्या चाहता है, सेंट्रल इंसाइजर्स के आसपास की जो शेप है उसका आकार कैसा है, वो कैसे रेस्टोर करना है। तो वो एस्थेटिक कंसर्न्स पेशेंट के दिमाग में रखते हुए करना है आपको, तो पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको। अब फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स दोनों एक बहुत मजबूत कड़ी है डेंटिस्ट्री में, जहाँ पे डायग्नोस्टिक फ़ोटोज़ के साथ और रेडियोग्राफ्स के साथ आप ट्रीटमेंट प्लानिंग को आसान बना सकते हैं। तो विजुलाइज करना है दांत के प्रोपोर्शन को, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू की हेल्थ और बोन सपोर्ट, तो वाइट और पिंक का ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद डायग्नोस्टिक वैक्सअप डिजिटल स्माइल डिज़ाइन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आप मॉकअप करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो वैक्स के साथ या डिजिटल हो। विजुलाइज करना है आपको, एंड इन माइंड सोचना है कि यार ये स्माइल होने वाली है, मैं ऐसा दिखने वाला हूँ। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, पहले से ही। अब ऑल्सो कम्युनिकेशन करने में पेशेंट से भी आसानी हो जाएगी, और पेशेंट भैया क्या चाहता है देखने के बाद में लग रहा है यार एकदम मज़ा आ गया, बिना मॉकअप के ना पेशेंट बोलेगा या आपने मुझे कुछ कहा था, आपने दिया तो कुछ और है। तो अब दांत प्रिपरेशन, टूथ प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा, तो बिल्कुल मिनिमल और नो प्रिपरेशन एट ऑल, बिकॉज जो दांत का सरफेस है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लीनिंग करना है, बहुत माइक्रो एचिंग कर सकते हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के लिए। आइसोलेशन जैसे मैंने हर बार बोला है भैया, रबर डैम बड़ा ज़रूरी है। आइसोलेशन एक क्लीन ड्राई फील चाहिए बॉन्डिंग प्रोसीजर के लिए। कॉम्पोजिट एप्लीकेशन के लिए आपको पहले शेड सिलेक्शन करना है, और अब यू कैन ऑल्सो यूज़ अ शेड गाइड। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था शेड मैचिंग के लिए, आप उस पर देख सकते हैं, आइकॉन पे प्रेस कीजिए, आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगा। तो एक नेचुरल लाइट के साथ कॉम्पोजिट रेजिन को मैच करना सराउंडिंग दांतों के साथ इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात लेयरिंग टेक्निक की, तो लेयर जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया या डेंटीन हो गया या एनामल शेड हो गया, तो वो लेयरिंग में लगाना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट, डेंटीन एंड एनामल शेड्स। अब डायस्टिमा क्लोजर के लिए कॉम्पोजिट मटेरियल दांतों के बीच में रख के बायो क्लियर यूज़ करके, अच्छा मैट्रिक्स सिस्टम यूज़ करके, अच्छे कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स बना के, कॉन्टोर्स बना के, अच्छा अपीयरेंस के बाद आप अगर उसको रेस्टोर कर सकते हैं। अब रही बात पेग शेप लैटरल्स की, तो अब आप बिल्ड करेंगे बिल्कुल उसी नेचुरल साइज़ और शेप का जैसे अपना लैटरल इंसाइज़र होता है, तो बिल्कुल हारमोनियस लगना चाहिए आपके साथ वाले लैटरल इंसाइज़र के साथ। फिनिशिंग और पॉलिशिंग, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फाइन डायमंड बर्स एंड फिनिशिंग डिस्क, सॉफ्टफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं कॉम्पोजिट विनिंग को, तो मैच रहेगी एनाटमी के साथ, तो वो अच्छा रहेगा। हाई ग्लॉस पॉलिशिंग यूज़ कर सकते हैं, एक सुंदर सी स्मूथ नेचुरली लुकिंग सरफेस हो जाएगा, और वो स्टेन को भी रेजिस्ट करेगा, और ग्लॉस एक नेचुरल एनामल का दिखेगा। अब उसके बाद ऑक्लूजन चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइट बैलेंस होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आफ्टर द रेस्टोरेशन, नहीं तो वो आपका जो रेस्टोरेशन है ना वो निकल जाएगा ऑक्लूजन के कारण। अब पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, हर बार रेस्टोरेशन के बाद पेशेंट को एडवाइस करना है लॉन्जिविटी के लिए, तो अवॉइड करना है पेशेंट को कुछ भी बाइट खाना, या शुरू में लगेगा ना प्रिजर्व रेस्टोरेशंस के लिए तो कुछ नया नया लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और उसके बाद रेगुलर चेकअप कराएंगे विनियर्स पे, सो दैट विनियर और अच्छा चलेगा। तो अगर आप बात करें ना एडवांटेजेस की विनियर्स की, तो बहुत सारे हैं। तो अगर चैम्पियन बनना है ना
कॉम्पोजिट विनियर्स के लिए, जो चेयर साइड हो जाएगा उसी दिन हो जाएगा, बिना लैब के हो जाएगा। और पर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए रेस्टोरेशन के प्रिंसिपल्स, आइसोलेशन के प्रिंसिपल्स, रेस्टोरेशन के प्रिंसिपल्स, ऑक्लूजन के प्रिंसिपल्स, तभी वो महारत हासिल होगी आपको। तो अगर मिनिमली इन्वेजिव की बात की है तो बिकॉज बिल्कुल दांत हटता ही नहीं है ना, नो रिमूवल ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, है ना शानदार चीज़। रिवर्सिबल है बिकॉज अगर मिनिमल दांत हटा है तो प्रोसीजर कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। तो डेंटिस्ट्री में कुछ भी चीज़ रिवर्सिबल होना बहुत शानदार है। मॉडिफाइबल, रिवर्सिबल, मेंटेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज लैब का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं है, तो लेस एक्सपेंसिव है, बहुत क्विक है, आप उसी दिन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे आप क्लिनिक पर चेयर पर बैठे और 12 बजे आप एक सुंदर सी स्माइल लेके जा रहे हैं, है ना, मज़ेदार चीज़। तो अब लिमिटेशंस क्या हैं? हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? स्टेनिंग। अब कॉम्पोजिट जो मटेरियल है ना, वो देखो स्टेन तो होना ही है, बिकॉज पोर्सलिन से कंपेयर करेंगे तो जो कॉम्पोजिट है वो स्टेन होगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेस ड्यूरेबल है बिकॉज बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन है। अगर ध्यान रखेंगे तो लंबा चल भी सकता है। और पॉलिश मेंटेनेंस की अगर बात करें, बिकॉज हाई ग्लॉस अगर उस समय रहेगी तो वो कुछ टाइम के बाद फीकी पड़ सकती है, तो पीरियोडिकल पॉलिश भी ज़रूरी है। तो मैनेजिंग डायस्टिमा एंड पेग शेप लैटरल्स ना बहुत आसान है डायरेक्ट कॉम्पोजिट वेनियर्स के साथ। एक कंजर्वेटिव, एक इफेक्टिव, असरदार प्रोसीजर्स है। प्रिसाइज प्लानिंग करेंगे, अच्छी टेक्निक होगी, तभी आपको एक एस्थेटिकली प्लीजिंग, सुंदर, शानदार, रेस्टोरेबल, नेचुरल लुकिंग, अच्छी ऑक्लूजन वाली स्माइल मिलेगी। तो वो जो पेशेंट्स हैं जिनको विनियर्स कराने हैं, कॉम्पोजिट रेजिन करानी है, जिनके दांतों में गैप है, जिनको छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने से लैटरल्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर कुछ पूछना है मुझसे विनियर्स के बारे में, स्माइल डिज़ाइन के बारे में, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।